So hello everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. So guys, in the previous three sessions, previous three classes, we have discussed the center-state relationship in very much detail. We have talked about the center-state administrative relationships, the legislative relationships and the financial relationship. आज के टॉपिक में विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन विल टॉक अबाउट द ट्रेंड्स इन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स. क्या क्या ट्रेंड रहे हैं, कौन कौन सी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट आया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड कौन कौन से कमीशंस, कौन कौन से कमिटी अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं टू सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about the tension areas in the center state relationships. जो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप है, जो सास बहू वाला झगड़ा है सेंटर स्टेट का, उसके बीच में जो टेंशन एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से बोन ऑफ कंटेंशन है, हम उसकी बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर. ठीक है, तो हम सब जानते हैं द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द गवर्नर इज एट द स्वीट विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का जब मन होता है तो गवर्नर को अपॉइंट कर देती है, जब मन होता है तो वो उसको हटा देती है. तो ये हमेशा से ये प्रॉब्लमैटिक एरिया रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. नंबर 2, डिस्क्रिमिनेटरी रोल ऑफ गवर्नर्स. अगेन आप सबने देखा होगा दैट इन वेरियस स्टेट्स जो गवर्नर का रोल है उसके ऊपर काफ़ी बार सवाल उठाए जाते हैं. इनफैक्ट यहाँ तक बोल दिया जाता है दैट गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ वेरी मेजर conflict between center and state. Number 3, imposition of president's rule. तो अगर आपने मेरे सारे सेशंस को प्रॉपरली फॉलो किया है तो मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है कि किन किन इंस्टेंसेस में प्रेसिडेंट रूल को ज़बरदस्ती और मैलाफाइड तरीके से इम्पोज किया गया. 1977 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया. अगेन जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने भी सेम काम करा. तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट रूल वाला जो एक जो ये तरीका है, जो प्रेसिडेंट रूल का जो सिक्का है वो इतनी ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है अभी तक हमारी हिस्ट्री में. नंबर 4, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस. तो कई जगहों पे आपने देखा होगा कि जो इंडियन आर्मी है या सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए काफ़ी बार स्टेट ने सवाल खड़े करे हैं कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर स्टेट और दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन सर्टेन टेरिटरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, देन रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन. इसमें भी अब यहाँ पे देखा जाता है कि जो स्टेट बिल कोई पास हो जाता है, अब हमने पढ़ा था दैट गवर्नर हैज़ द राइट टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो इसमें भी कई बार स्टेट्स को ऑब्जेक्शन होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें फिर सेंटर का इंटरफेरेंस आ जाता है. वाई सेंटर का इंटरफेरेंस क्यों आ जाता है? बिकॉज वी ऑल नो प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल एलोकेशंस टू द स्टेट्स. जीएसटी के ऊपर आपने लड़ाई करते हुए देखा ही होगा. इनफैक्ट जो 14 फाइनेंस कमीशन की एलोकेशन थी बेस्ड ऑन 2001 सेंसस, उसके बेसिस पे जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने काफ़ी बार सवाल खड़े करे थे, क्योंकि वहाँ पे ये हो रहा था कि अब 2001 सेंसस के हिसाब से जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली थी, तो उनके ग्रांट्स को रिड्यूस किया जा रहा था. ऑलराइट, ये चीज़ें, ये सारी बातें गाइस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दैट इज वाई सेंटर स्टेट रिलेशन मैंने सारी चीज़ों को पढ़ाने के बाद पढ़ा रहा हूँ मैं. सेंटर स्टेट रिलेशन अगर हम पहले पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, तो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. और बात करते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं. मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. तो वी ऑल नो दैट, हमने कई बार पढ़ा है ये चीज़ दैट ऑल इंडिया सर्विसेज का जो इमीडिएट कंट्रोल है वो स्टेट्स के पास है, बट अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. दैट्स वाई काफ़ी बार लड़ाई झगड़े इन दोनों के बीच में होते रहे हैं. देन यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर इलेक्शन पर्पजेस. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है. 2014 में ऐसा बोला गया था कि कांग्रेस को हटाने वाले बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी, कांग्रेस को हटाने वाली हमारी मीडिया थी, ऐसा कहा जाता है. बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था. आई डोंट बिलीव दिस, बट यस, अगेन जो सवाल खड़ा होता है वो ये होता है. तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन. सो वी हैव सीन इन द पास्ट दैट वेरियस कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द मैलाफाइड ग्राउंड्स. ठीक है जी, जिसके लिए काफ़ी बार झगड़े हुए हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. अगेन जीएसटी एलोकेशन के ऊपर
प्रॉब्लम होती ही रहती है, टैक्स एलोकेशन के ऊपर प्रॉब्लम होती ही रहती है, ठीक है। एंड फाइनली encroachment of center over state list. So there are various instances in the history of independent India that the center has tried to encroach over the state list or even over the concurrent list. हालांकि concurrent list में दोनों के पास पावर होती है, but there were certain instances जहाँ पे पार्लियामेंट का कानून बनाना बिल्कुल भी सही नहीं था। और इस encroachment का the best example is the recently जो रिपील कर दिए गए हैं, इनफैक्ट अब तो जो फार्म एक्ट लाए थे उसमें एग्रीकल्चर की जो एंट्री है वो स्टेट लिस्ट में मानी जाती है। कुछ ही जगह है जहां पे यूनियन कानून बना सकता है, तो उन जगहों के अलावा भी स्टेट लिस्ट में जो मेंशन था एग्रीकल्चर में, उसके ऊपर कानून बना दिया गया था इन दोज फार्म एक्ट्स। तो काफी बार ऐसा देखा जाता है दैट यूनियन काफी बार देखा गया है इनफैक्ट दैट यूनियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू एनक्रोच ओवर द स्टेट लिस्ट। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि सेंटर और स्टेट के बीच में काफी बार टेंशन बना रहता है। वन सेकेंड गाइस। ऑलराइट, सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, अब ये क्या है? अब हम बात करेंगे कौन कौन से कमीशंस, कौन कौन सी कमिटीज आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है या स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाई है टू सॉल्व दिस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नंबर 1 थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना कि किसने कॉन्स्टिट्यूट किया। देखो क्या क्या चीजें याद रखनी है। नंबर 1, हु हैज कॉन्स्टिट्यूटेड दिस कमीशन और कमिटी, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 2, द ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नंबर 3, द ईयर ऑफ फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट, द ईयर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स द चेयरपर्सन। ऑलराइट, सो this administrative reforms commission was formed by central government in the year 1966 under the chairmanship of Mr. Morarji Desai। मोरारजी देसाई इसके चेयरपर्सन थे। इस कमेटी ने 22 रिकमेंडेशन दिए थे। दिस कमेटी मेड 22 रिकमेंडेशंस इन द ईयर 1969। इसकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, अब इसकी सारी रिकमेंडेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट इसकी मेजर रिकमेंडेशंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर इट्स one most important recommendation, and that is establishment of an interstate council under article 263 of the constitution। ठीक है, इस कमीशन ने रिकमेंड किया था that there should be an interstate council under article number 263, and that was the most important recommendation of this commission। but इस कमीशन के किसी भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। all the recommendations were completely ignored by the central government, not even a single recommendation was applied। alright, so that's why इसके recommendations आपको पढ़ने की, याद रखने की जरूरत नहीं है। just remember this only recommendation that the establishment of an interstate council under article 263 of the constitution of India। just remember it was constituted in 1966 by central government under the chairpersonship of Morarji Desai। 22 recommendations and reports submitted in 1969। alright, moving ahead to another committee which is Mr. P.V. Rajmannar committee। remember this committee was not constituted by the central government, it was constituted by Tamil Nadu government। इसको constitute किसने किया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको constitute किया था। in which year? in the same year in which the administrative reforms commission submitted its report, that is in the year 1969। it was constituted in 1969 and it submitted its report in the year 1971। now इसकी रिकमेंडेशन भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज ऑल द रिकमेंडेशंस गिवन बाय राजमन्नार कमेटी वर अगेन कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉट इवन अ सिंगल रिकमेंडेशन वाज अप्लाइड इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, सो दैट्स वाई इनकी जो कमीशंस की रिकमेंडेशन है वो याद रखने की देयर इज नो नीड। एंड ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर द चेयरपर्सन, दैट वाज मिस्टर पीवी राजमन्नार। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू another commission, or you can say committee, or you can say resolution। this is Anandpur Sahib resolution। now what is this? Anandpur, this was a resolution basically, it was adopted by Akali Dal। ठीक है, Akali Dal is a political party in Punjab, basically in Punjab। so it was adopted, it was a resolution adopted by Akali Dal in the year 1973, and the demand was that the center's jurisdiction should be restricted to only 4 areas। and which are these 4 areas? defense, foreign affairs, communication and currency। defense, foreign affairs, communication and currency। तो इस रेजोल्यूशन में ये डिमांड रखी गई that
the center's contribution, the center's interference should be restricted only to defense, foreign affairs, communication and currency, and in the rest of the areas, in the rest of the matters, the power should be vested in the states. जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए? स्टेट्स के पास होनी चाहिए. बट अगेन ये एक रेजोल्यूशन था, एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अडॉप्ट किया था, तो इससे कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट होने वाला था नहीं. ऑलराइट. इसके बाद वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम. ठीक है, सो नाम से ही पता चल रहा है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, विच मीन्स इट मस्ट बी पब्लिश बाय वेस्ट बंगाल. द रिकमेंडेशन मस्ट बी गिवन बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. So this was basically a memorandum that was submitted to the central government by West Bengal government in the year 1977. 1977 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम पब्लिश किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पेश किया ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए. बट अगेन हम सब जानते हैं कि इसकी भी रिकमेंडेशन को नहीं माना गया होगा, बिकॉज स्टेट की रिकमेंडेशन को सेंटर बहुत कम ही मानता है, और इसकी रिकमेंडेशन थी भी कुछ अजीब सी. ठीक है, जो कि मानने जाने वाली थी ही नहीं. ठीक है, बहुत ही बकवास रिकमेंडेशन कहूंगा मैं इसको. द वर्ड यूनियन शुड बी रिप्लेस्ड बाय फेडरल. तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाली बात है. वी आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इन फैक्ट डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. वी आर द फेडरल वर्ड. ओके, वी आर फेडरल इन कैरेक्टर, बट द फेडरल वर्ड वाज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू सर्टेन रीजंस. ठीक है, उसके पीछे कुछ रीजंस थे कि फेडरल वर्ड को मेंशन नहीं किया. और क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास दोनों तरीके के फीचर्स हैं, फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं. अगर फेडरल वर्ड मेंशन कर दिया जाता तो वी शुड हैव बीन द कंप्लीट फेडरल नेशन. ठीक है, दैट वाज नॉट द आइडिया बिहाइंड द इंडिपेंडेंट इंडिया. ऑलराइट, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं फेडरलिज्म वाली चीज में, वाली क्लास में. आर्टिकल 356, 57 एंड 360 शुड बी रिपील्ड. अब इन्होंने ये बोलना चाहिए था कि यार आर्टिकल 356 शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, शुड बी यूज्ड इन अ रेस्ट्रिक्टिव मैनर. 360, 357 जो इमरजेंसी के प्रोविजन है बेसिकली. 356, 57 आर रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल, 360 इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो इन्होंने बोला कि रिपील ही कर दो. दिस शुड नॉट बी द ये इस तरीके की रिकमेंडेशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाती है, क्योंकि आप आउटराइटली बोल रहे हो किसी चीज को रिपील करने के लिए, सो वो होना ही नहीं था. तीसरी बात उन्होंने बोली, स्टेट्स कंसेंट शुड बी मेड ऑब्लिगेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट. नया स्टेट बनाने के लिए या कुछ रीस्ट्रक्चर करने के लिए भी इनफैक्ट, एंड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग. ठीक है, रीस्ट्रक्चर करने के लिए या कोई नया स्टेट बनाने के लिए उन्होंने बोला कि स्टेट की कंसेंट को ऑब्लिगेटरी कर दो. तो ये तो बात ही गलत है, कंपल्सरी कर दो. ठीक है जी, तो ये गलत बात है, क्योंकि इससे फिर जो हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला जो कैरेक्टर है वो बिगड़ जाएगा. ठीक है, 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द सेंटर शुड बी एलोकेटेड टू स्टेट. ये बिल्कुल मजाक वाली बात थी आई वुड से, कि ऐसा अगर 75% सेंटर अपने पास स्टेट को दे देगा तो उसके पास क्या बचेगा. ठीक है, फिर उसके अपने खर्चे भी तो होते हैं, फिर उसकी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, वो सब कहाँ से आएगी. ऑलराइट. एंड फाइनली इन्होंने तो ऑल इंडिया सर्विस को अबॉलिश करने की बात कर दी. पूरे के पूरे जो हमारा फेडरल करेक्टर है ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू जो चल रहा है उसको अबॉलिश करने की बात कर दी. तो आप देख सकते हैं कि हाउ रिडिकुलस दीज डिमांड्स वर. बहुत ही अजीब से डिमांड्स थे, तो ये रखने जाने वाले थे ही नहीं. एंड ऑफ कोर्स नो एक्शन वाज टेकन एट ऑल. कोई भी एक्शन इस डिमांड्स के ऊपर नहीं लिया गया. ऑलराइट, सो दिस वाज वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सरकारिया कमीशन. सो बहुत इंपॉर्टेंट जो दो कमीशन आए हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस और जिनके रिकमेंडेशन को सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है, उनमें से एक है सरकारिया कमीशन और दूसरे हैं पंची कमीशन. ठीक है, मदन मोहन पंची इसके चेयरपर्सन थे. पंची कह लो, कुछ लोग पुंची भी कहते हैं. सो आई एम सॉरी इफ आई एम इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो अपोलोजाइज मी, बट पंची कहेंगे हम क्योंकि वो बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है. तो सरकारिया कमीशन की अगर हम बात करें, सो इट वाज अपॉइंटेड अगेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 1983 अंडर द चेयरपर्सन ऑफ मिस्टर आर.एस. सरकारिया. आर.एस. सरकारिया के अंडर 1983 में ये कमीशन अपॉइंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. ठीक है, एंड अगेन जो इनका टास्क था दैट वाज टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन एंड टू गिव रिकमेंडेशन ऑन हाउ वी कैन मेक द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप मोर इफेक्टिव. ऑलराइट, remember this committee made 247 recommendations. The report was submitted in the year 1988 and out of these much recommendations 180 recommendations were accepted. 180 recommendations को accept कर लिया गया था. Alright,
तो बात करते हैं कौन कौन सी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। नाउ देखो यार, सारी रिकमेंडेशन तो ऑफकोर्स हम याद नहीं रख सकते हैं, एंड दैट इज इवन नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। यूपीएससी का ये टेंडेंसी नहीं है कि वो सब कुछ पूछ ले, वो हमेशा बहुत अच्छी चीज़ है और जहाँ पे उसको दिखता है कि ये चीज़ पूछने वाली है वही चीज़ पूछेगा, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई करना मेरा काम है और मेरे थ्रू मैं आप तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन। द वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वाज A permanent interstate council should be created under article number 263। आर्टिकल 263 के अंदर एक इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ ताकि जो सेंटर और स्टेट के झगड़े हो रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। जो इंटरस्टेट काउंसिल्स हैं वो बैठे आपस में बात करें, ठीक है, उसके जो भी मेंबर्स हैं और जो भी झगड़ा है उसके ऊपर उसका रेजोल्यूशन करें जल्द से जल्द। नंबर 2 इन्होंने बोला दैट आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड स्पैरिंगली, मतलब इट्स मिसयूज शुड नॉट बी देयर, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, उसका यूज तभी होना चाहिए जब जरूरत है, ऑलराइट। उसको बेसिकली प्रेसिडेंट रूल को इमरजेंसी में यूज के लिए ही रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए 356 प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल कर रहे हो, दिस शुड नॉट बी डन। स्ट्रेंथनिंग एंड क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ऑल इंडिया सर्विसेज को उन्होंने बोला कि और स्ट्रेंथन करना चाहिए एंड देयर शुड बी more all India services in various other sectors like education। एजुकेशन में इन्होंने बोला कि भाई एक बना सकते हो आप। इनफैक्ट इन्होंने इंजीनियरिंग के लिए भी बोला था कि देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। देन इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रेजिडरी पावर्स, तो इन्होंने बोला दैट सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट द रेजिडरी पावर ऑफ टैक्सेशन, द रेजिडरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन शुड बी वेस्टेड इन पार्लियामेंट while the other residuary powers should be vested in states, ठीक है जी। तो ये वाली बात जो थी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसलिए इस वाली चीज को माना भी नहीं गया था। देन इन्होंने बोला दैट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी शुड बी रिक्रिस्ट्रेन्ड एंड इट शुड बी रीफॉर्म्ड टू नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल एनईडीसी, ठीक है। इन्होंने बोला कि एनडीसी को रिफॉर्म करके एनईडीसी बना दो, नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फिर इन्होंने बोला डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए कंसेंट ऑफ स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है जी। स्टेट्स की कंसेंट लेना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, और इस पे काफी ज्यादा झगड़े भी हुए थे इस वाले पॉइंट पे। देन इट रिकमेंडेड दैट टू मेक लॉज ऑन एनी कॉन्करेंट लिस्ट, अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई लॉ बनाना है तो स्टेट्स का कंसल्टेशन अगर ले लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर इससे फायदा ये होगा दैट कॉन्करेंट लिस्ट में मान लो कि आज पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया बिना स्टेट की कंसल्टेशन के, ठीक है, कल को स्टेट ने भी कोई कानून बना दिया, तो दोनों ने कानून बना दिया तो झगड़े होंगे। अब इसमें इन सारी चीजों में नुकसान होता है जनता का, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लड़ रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर लॉ, पर इसमें जनता का नुकसान हो रहा है ना, ऑलराइट। तो इन्होंने बोला कि स्टेट्स के साथ कंसल्ट कर लो बिफोर मेकिंग लॉज ऑन कंकरेंट लिस्ट, तो बाद में झगड़े का स्कोप ही नहीं बचेगा, ऑलराइट। शेयरिंग ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विद द स्टेट्स, वेरी इजी पॉइंट, इसमें कुछ बात करने वाला नहीं है। हाँ, ये काफी अच्छी बात इन्होंने बोली थी दैट द गवर्नर्स टर्म शुड नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वेरी एक्सट्रीम रीजंस, अगर कोई बहुत एक्चुअल रीजंस है, कोई बहुत कंपेलिंग रीजंस है, तो इन दैट केस गवर्नर का जो टर्म है उसको डिस्टर्ब करो, अदरवाइज जो गवर्नर का टर्म है दैट इज 5 साल, उसको डिस्टर्ब हमें नहीं करना चाहिए। और गवर्नर के रोल पे तो भाई साहब हमेशा झगड़े होते हैं, ठीक है। स्टेट्स मतलब वैसे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बेसिकली, बट स्टेट्स का हमेशा ये कंप्लेंट रहा है कि गवर्नर जो है वो बेसिकली सेंटर के इशारों पे काम करते हैं, और ऐसा एक्चुअली होता भी है, ठीक है, हम सब जानते हैं। इनकम टैक्स सरचार्ज शुड नॉट बी लिवाइड बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के अलावा इनकम टैक्स के सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लगाने चाहिए एज रिकमेंडेड बाय मिस्टर आर.एस. सरकारिया। एंड 3 language formula should be implemented across the country, and what is this 3 language formula by the way? The adoption of English, Hindi and the regional language as the official language, तीनों लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हिंदी, इंग्लिश एंड दैट कोई भी रीजनल लैंग्वेज। बट ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं वी हैव नो नेशनल लैंग्वेज, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यस, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज हो सकती है किसी किसी स्टेट्स में, वो भी। एंड नो चेंज इन द रोल ऑफ राज्यसभा एंड सेंटर्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, जो सेंटर की पावर है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स और जो राज्यसभा की पावर्स है उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आनी चाहिए, राज्यसभा को एज इट इज बना रहना चाहिए विद ऑल द पावर्स इट ऑलरेडी हैज, ऑलराइट।
Now let's talk about the very important commission then guys. पंची कमीशन, it was again appointed by central government. सरकारिया कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है. अब इनको बैठ के रटने मत लग जाना, ठीक है. 2-3 बार 4 बार रीड करोगे तो अपने आप 4-5 रिकमेंडेशन अगर आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट आ गई तो यू कैन राइट अ डिसेंट आंसर इफ एनी क्वेश्चन इज देयर. ऑलराइट. Now let's talk about the Panchi Commission. So it was appointed by central government in the year 2007 under the chairpersonship of Mr. Madan Mohan Panchi, who was the Chief Justice of India, ex-Chief Justice of India थे. It submitted its report in the year 2010. 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी और यहाँ पे सबसे पहली बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात इन्होंने उठाई थी. ठीक है. This commission recommended this commission made 310 recommendations and concluded that cooperative federalism is the only key. It is the only key for sustaining India's unity, integrity and social and economic development. जो इंडिया की यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, हमारे देश का जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड, उसका जो की है दैट इज ओनली द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को समझेंगे किसी दूसरी क्लास में, डोंट वरी, बट छोटा सा मैं बता देता हूँ. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अगर हम डिफाइन करें इजी वर्ड्स में तो बेसिकली द कोऑपरेशन, द स्टेट्स, द वर्किंग ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स इन कोऑपरेटिव मैनर, जिसमें कि लोगों का ध्यान रखा जा सके, जनता का ध्यान रखा जा सके. ऐसा ना हो कि सेंटर और स्टेट्स की लड़ाई के बीच में जनता फंस जाए. ठीक है. सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेसिक मोटा मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में कोऑपरेशन बना रहे, हार्मोनाइजेशन बना रहे. ठीक है. दोनों हार्मनी में काम करें और साथ में जनता का फायदा हो. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. बट इन सारी टर्म्स की हम बात करेंगे आगे. Now let's talk about the recommendations. So as you all know, there are 310 recommendations given by Panchi Commission, but of course we don't have to remember each and every recommendation. जो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है. इसमें से अगर आप 5-7 रिकमेंडेशंस को भी याद कर पाओ तो दैट इज इनफ. और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको लगे वो आप याद कर सकते हो. और अगर 10 याद हो गई तो एक बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हो. राइट. सो नंबर 1, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली थी कि कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने से पहले, बिफोर मेकिंग लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट, देयर शुड बी अ प्रीवियस एग्रीमेंट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट. अगर यूनियन कोई कानून बनाना चाहता है कॉन्करेंट लिस्ट पे या कोई स्टेट बनाना चाहता है तो लड़ाई झगड़ा ना हो उससे पहले ही क्या कर लो, एग्रीमेंट कर लो. और ऐसी कुछ मिलती जुलती बात सरकारिया कमीशन ने भी बोली थी. ठीक है. इससे क्या होगा कि आगे चल के जो झगड़े होते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में वो नहीं होंगे. ठीक है. दूसरी बात इन्होंने बोली थी, यूनियन शुड रिस्ट्रेन इटसेल्फ फ्रॉम एनक्रोचिंग अपॉन स्टेट लिस्ट. इन्होंने बोला था कि भाई जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको स्टेट लिस्ट के ऊपर एनक्रोच नहीं करना चाहिए. जब कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेस्ट, देन आपको स्टेट लिस्ट के ऊपर एनक्रोच नहीं करना चाहिए. व्हाई टू डू दैट. और दूसरी अच्छी बात इसने बोली थी दैट ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर मैटर्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. सो अगर आपको याद हो 4 मैटर्स जो थे वो स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो इन्होंने बोला कि वो जो 4 ट्रांसफर मैटर्स हैं उसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए, स्टेट्स के पास होनी चाहिए एंड नॉट विद द यूनियन. और आप जब इनकी रिकमेंडेशन पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि जो पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस थी वर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द स्टेट्स. ठीक है. और इसके लिए पंची कमीशन को थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था कि आप तो स्टेट्स के फेवर में बात कर रहे हो. ठीक है. आपने सेंटर के फेवर में तो बात ही नहीं करी. इससे पहले जितने भी कमीशन बने थे, जैसे सरकारिया कमीशन था, ARC था, इन सभी ने जो अपना रिपोर्ट दिया था दैट उस रिपोर्ट के अंदर जो भी रिकमेंडेशंस थी ऑल दोज वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट ये ऐसा कमीशन था जिसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट्स था. ठीक है. तीसरी बात इन्होंने बोली, कंटिन्यूअस ऑडिटिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मैटर्स इन कॉन्करेंट लिस्ट बाय इंटरस्टेट काउंसिल. इंटरस्टेट काउंसिल की ये ड्यूटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए दैट कोई भी कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे लॉ बन रहा है तो उसका कंटिन्यूअस ऑडिटिंग हो, कि वो मतलब मेलाफाइड ग्राउंड्स पे तो नहीं बना हुआ लॉ. चौथी बात, प्रेसिडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद पीरियड ऑफ 6 मंथ्स टू डिसाइड ऑन असेंटिंग ऑन विदहोल्डिंग द असेंट ऑन स्टेट बिल्स. अब देखो क्या होता है जब प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए बिल वापस भेजते हैं टू द स्टेट लेजिस्लेचर, देन स्टेट लेजिस्लेचर के पास 6 महीने होते हैं टू टेक एक्शन. ठीक है.
सो सिमिलरली इस कमीशन ने बोला कि अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर को 6 महीने दे रहे हो टू टेक एक्शन, देन प्रेसिडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद दैट 6 months, ठीक है, टू टेक एनी एक्शन ऑन द स्टेट बिल प्रेजेंटेड टू हिम, ठीक है जी। मूविंग अहेड, strict guidelines should be followed while appointing governors and their removal should not be at the sweet will of the center. जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए। द टर्म शुड बी फिक्स्ड फॉर 5 years and the removal of governors, the dismissal of governors should not be at the sweet will of the central government. और इसके लिए उन्होंने बोला कि जैसे प्रेसिडेंट के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस है, सिमिलरली वी शुड हैव अ फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर्स, ठीक है जी। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी लेड डाउन। ये काफी अच्छी और काफी इंपॉर्टेंट बात पंची कमीशन ने बोली थी। नेक्स्ट, गवर्नर शुड टेक डिसीजन विद इन 6 months विद रिस्पेक्ट टू स्टेट बिल्स। अब गवर्नर के पास भी अगर कोई स्टेट का बिल आया है तो गवर्नर को 6 महीने के अंदर उसके ऊपर कुछ एक्शन ले लेना चाहिए, बट अगेन ऐसा होता नहीं है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइन शुड बी फॉलोड व्हाइल अपॉइंटिंग द सीएम इन केस ऑफ हंग असेंबली। अब देखो, जब असेंबली हंग हो जाती है तो किसके पास पावर होती है? गवर्नर के पास पावर होती है टू इनवाइट एनी पर्सन टू प्रूव हिज और हर मेजोरिटी ऑन द फ्लोर। और इस बीच क्या होता है? इस बीच हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है। जैसे मान लो कि मैं माइनॉरिटी में हूँ, मेरे पास मेजोरिटी नहीं है ऑन दी फ्लोर, लेकिन मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अच्छी बनती है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं रिकमेंड कर दूंगा कि यार प्लीज गवर्नर से कह के मुझे इनवाइट करवा दो। और इन द मीन टाइम क्या होता है कि जो मेजोरिटी वाले बंदे थे उनसे मैं क्या करूंगा, अपने एमएलए खरीद लूंगा, ठीक है, तो मेरे पास मेजोरिटी आ जाएगी। तो इस चीज को बचाने के लिए ये बोला गया, इस चीज से बचने के लिए कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए while appointing the chief minister in case of hung assembly. और governor should insist on CM's majority on the question of her dismissal. अगर चीफ मिनिस्टर को डिसमिसल करना है उनकी पोस्ट से तो उनकी मेजॉरिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू अदर रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नर शुड बी कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओनली। जो गवर्नर का रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के टुवर्ड्स कन्फाइंड होना चाहिए। अब जो उनको फालतू की इधर उधर की पोस्ट आपने दे रखी है वो हटा लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी आपने उनको बना रखा है, सो दिस शुड नॉट बी डन। नेक्स्ट, यूज ऑफ आर्टिकल 356 शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू रेक्टिफाई द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, एंड दैट वाज एक्चुअली द सोल ऑफ आर्टिकल नंबर 356. आर्टिकल 356 was actually inserted to safeguard the constitutional provisions in the state, but हमने देखा कि क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। तो इस कमीशन ने भी बोला था कि 356 का इस्तेमाल पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी यूज्ड फॉर रेक्टिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इफ इट इज देयर इन एनी स्टेट। देन it recommended that zonal councils should meet at least twice a year to maximize coordination and promote harmonization, and new all India services in health, education, engineering and judiciary। और ऐसा कुछ सरकारी कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि नई इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज बनाओ, ठीक है। इन्होंने 4 जगहों में बोले थे, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इसके अलावा हेल्थ और जुडिशरी, एंड ऑल दोज फैक्टर्स विच आर इनहिबिटिंग द राज्यसभा शुड बी रिमूव्ड। राज्यसभा के पावर के ऊपर अगर कोई फैक्टर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उस फैक्टर को रिमूव करो, बिकॉज राज्यसभा हैज द इक्वल इंपॉर्टेंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू मोर रिकमेंडेशंस। वन सेकेंड, यस, appropriate amendments are required for strengthening the local self governments। जो हमारा पंचायती राज है और जो हमारा म्युनिसिपल बॉडीज है उसको, जो हमारा बेसिकली लोकल गवर्नमेंट है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स हमें करने चाहिए। देन एनुअल असेसमेंट ऑफ ऑल फिस्कल लेजिस्लेशन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज टू बी कंस्टिट्यूटेड व्हिच विल assess all the fiscal legislation in a financial year, and finance commission division should be converted into a full-fledged department. So as we all know that finance commission basically it is not a department, it is a division under the Ministry of Finance. So this committee recommended that the finance commission जो फाइनेंस कमीशन है उसको प्रॉपर एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दो rather than being a division. And finally इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन शुड बी सेटअप, ताकि जो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के झगड़े हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको टाइमली रिजॉल्व किया जा सके। राइट,
सो दीज गाइज वर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ पंची कमीशन। इसमें से 5-7 जो इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये सारे इंपॉर्टेंट है बिकॉज 310 रिकमेंडेशन थी और ये तो हमने कुछ करीब 20 या 21 पढ़ी है, तो ऑल दोज रिकमेंडेशंस आर इंपॉर्टेंट। बट अगेन आई वुड से कि इसको बैठ के रटने मत लगना, 3-4 बार रीड करोगे तो अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द सेशन एंड दैट्स इट फॉर द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। आई होप आपको सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द इंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो सेंटर स्टेट रिलेशन हमने पढ़ लिया, अब स्टेट और स्टेट का रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे in the next class. So thank you so much for watching. I'll see you on Monday. Goodbye, take care and God bless.